नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज का 31वां वीडियो है और जलवायु परिवर्तन का 12वां भाग है। और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, जलवायु वित्त, हरित जलवायु कोष, पर्यावरण से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा होती क्या है। जब भी स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा की बात आएगी, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही होते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जिससे प्रकृति स्वच्छ बनी रहे, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या लहर ऊर्जा, ये हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा के अंतर्गत ही आते हैं। ये तीनों एक ही है। ये तो इससे क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी प्रकृति है, वो स्वच्छ बनी रहती है। यानी कि अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष का, कि मतलब ऐसा कोष जिसमें आए हुए धन का उपयोग इस तरह के ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो किस तरह की ऊर्जा का? इस तरह का सौर, पवन, तरंग और लहर ऊर्जा का। सन 2011 के बजट में इस तरह की ऊर्जा की बात कही गई है। ठीक है, तो इस तरह की ऊर्जा की बात कही गई है 2011 के बजट में। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए किए जाने वाले उपाय एवं परियोजनाओं की स्थापना के लिए धन एकत्रित करना। विदेशों से आप देखेंगे, विदेशों से जो कोयला आयातित किया जाता है, कोयला आयातित कर रहे हैं या अपने यहाँ कोयला का उत्पादन हो रहा है, उन पर शेष उपकर लगाया गया। जो उपकर लगाया जाएगा, इस उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष में डाल दिया जाएगा। इस धन का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित धन के वित्त में प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये रहा शुरुआती राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष। आगे और देखते हैं इसी में। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से लाभान्वित होने वाली परियोजनाओं पर चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हरित ऊर्जा कॉरिडोर और गलियारा। एक स्थान से उत्पादित विद्युत को दूसरे स्थान तक विद्युत को पहुंचाया जाना इसके अंतर्गत आता है। इस गलियारा का संबंध नवीकरण ऊर्जा से है। इस वजह से क्या हुआ कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होने लगा और यहाँ से ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। ये गलियारा स्थापित होने से भी ये कॉन्सेप्ट ग्रीन एनर्जी का हमारे सामने आया। ये विद्युत के पारेषण यानी ट्रांसमिशन का मार्ग है जो केवल नवीकरण ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है ना, ये जो अपना है हरित ऊर्जा कॉरिडोर, ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले 8 राज्यों के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। और इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जर्मनी के कंपनी से समझौता किया गया है। जर्मनी से समझौता किया गया है। कोष द्वारा वित्त पोषित कुछ परियोजनाओं पर नज़र डालें तो हरित ऊर्जा कॉरिडोर का निर्माण, राष्ट्रीय सौर मिशन का निर्माण, सौर प्रकाश एवं कम क्षमता वाली लाइटें लगाना, सौर ऊर्जा से संचालित वाटर पंपिंग सेट लगाना, पवन ऊर्जा की क्षमता के आकलन के लिए प्रायोगिक परियोजनाएँ और इत्यादि, ये सब जुड़ी हुई है इस परियोजना से। हम लोग देखें कि बहुत सारे बैंकों ने ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया और ये जो ग्रीन बॉन्ड है 2019 में ये बाज़ार से जुड़ गए। और जो हरित स्वच्छ ऊर्जा कोष था, इसमें लोगों का योगदान रहा है। तो ये रहा अपना राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष। अब देखते हैं जलवायु वित्त क्या होता है। अपना अगला टॉपिक है जलवायु वित्त। ये दुनिया में एक नई अवधारणा उभर कर आई है जलवायु वित्त के रूप में। इसका वास्तविक संबंध विकासशील देशों से है। विकासशील देशों में कोई फैक्ट्री लगे या उद्योग लगे या औद्योगिक परियोजनाएं लगाई जाती है तो उनके पास उच्च तकनीक नहीं है कि उस परियोजना से कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके। एक फंड बनाया गया जिससे जलवायु वित्त कहते हैं। इसके जरिए विकासशील देशों को फंडिंग की जाती है। इस फंड का उपयोग विकासशील देश तकनीक को खरीदने के लिए करते हैं ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम होना चाहिए। तो जलवायु वित्त का संबंध जो कार्बन के उत्सर्जन से है। कम कार्बन उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। ये भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। अब थोड़ा सा देखते हैं हरित जलवायु कोष क्या होता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। इस फंड की स्थापना 2010 में हुई थी। हरित जलवायु कोष UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत स्थापित एक फंड है। ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड तैयार किया गया। इसके उद्देश्यों के रूप में देखें, जलवायु वित्त का जो उद्देश्य था वही उद्देश्य हरित जलवायु का भी है। जो जलवायु वित्त का उद्देश्य था वहीं हरित जलवायु का भी है। हरित जलवायु का संबंध विकासशील देशों से ही है जहां पर कार्बन के उत्सर्जन को कम करना एवं जलवायु परिवर्तन को रोकना शामिल हो। विकासशील देश ऐसे उपाय करें, ऐसे कार्यक्रम लागू करें, ऐसी नीतियां बनाएं एवं ऐसी परियोजनाएं लगाएं जिनसे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके।
CO2 गैस के उत्सर्जन को कम कर दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी, इसके उद्देश्यों में शामिल है। अगर विकासशील देश गैस के उत्सर्जन को कम कर दे तो जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए विकासशील देश अपनी परियोजनाएं, नीतियाँ, कार्यक्रम, उपायों में गैस उत्सर्जन को कम करने को शामिल कर ले तो जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद मिलेगी। शामिल तो कर ले परंतु ना इनके पास तकनीक और ना ही धन है। कुल मिलाकर यह है कि हरित जलवायु कोष विकासशील देशों को इसके लिए धन उपलब्ध कराएंगे, ऐसा प्रावधान है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोष है जो कोष है तो विकसित देशों से उम्मीद की जाती है कि वे इस कोष में वे धन देंगे ताकि धन विकासशील देशों को दिया जा सके। इसका हेडक्वार्टर दक्षिण कोरिया के शहर इंक्योन में है। अब आइए थोड़ा देखते हैं कि जलवायु और पर्यावरण से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं। अपना अगला टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें पहला अपना है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं। इसका गठन 1972 के यूएन सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसका गठन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के विषय के सम्मेलन में हुआ था, जिसका विषय था मानव एवं पर्यावरण। इसका हेडक्वार्टर केनिया में है, जो कि केनिया के नैरोबी में है, ये जो इसकी कैपिटल है। इसके गठन का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करती है। उन पर्यावरण कार्यक्रम का दायित्व पर्यावरण से संबंधित संस्थाओं की रूपरेखा तैयार करना है। यह संस्था अंतर सरकारी यानी विभिन्न देशों के सरकारों के बीच समन्वय करती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इस संगठन की पहल है। सेकंड अपना है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन। ये विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1948 में हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसमें 200 सरकारी और 1000 से अधिक गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। अपना अगला है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। समाजसेवी संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर हुआ था। उस समय इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण संगठन है, जिसका मुख्य काम पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करना है। यानी कि जो नुकसान हो चुका है उसको कैसे वापस लाया जाए, उसकी कैसी भरपाई की जाए। आदर्श वाक्य या मोटो फॉर ए लिविंग प्लेनेट, यानी हमारी धरती ग्रह जीवित रह सके। अगर इसी तरह पर्यावरण प्रदूषण होता रहा तो यह ग्रह एक दिन मृत हो जाएगी। यानी कि फॉर ए लिविंग प्लेनेट, हमारी धरती ग्रह जीवित रह सके, इसका मोटो है। वर्ल्ड वाइड फंड एक प्रकार का कोष है। इसमें धन अलग अलग स्रोत से आते हैं, जिसमें निजी एवं स्वैच्छिक संस्था देती है और व्यक्तियों के द्वारा इसमें धन दिया जाता है। इसमें USA, UK और नीदरलैंड अक्सर धन देते रहते हैं। अगला है यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन फॉरेस्ट, UNFF। इस संगठन का मूल उद्देश्य वनों से संबंधित है। सभी प्रकार के वनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 2000 में होती है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद का एक सहायक के रूप में किया गया था। अगला है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, WWI। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, लेस्टर रसेल ब्राउन के द्वारा हुई थी। यह एक स्वतंत्र संस्था है, यह एक प्रकार का स्वतंत्र शोध संस्था भी है। अगला अपना है विश्व प्राकृतिक संगठन, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, WNO। इसकी स्थापना 2014 में। यह अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि विश्व के विभिन्न देश यहाँ शामिल हो रहे हैं। इसका संबंध संपूर्ण प्रकृति से है। जल, मृदा, वायु, समुद्र, वन, जो भी पर्यावरणीय संकट है उन संकटों का समाधान ढूंढना है एकीकृत रूप में। सभी को एक साथ लेकर चलती है, सभी को एक साथ समाधान ढूंढने का कोशिश करती है। अगला हरित शांति, ग्रीन पीस, प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य को साथ लेकर चलता है और इसके अलावा सामंजस्य से पूरी दुनिया में शांति स्थापना करने का प्रयास करता है। इसकी स्थापना 1971 में है। जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है। यह एक स्वतंत्र संस्था है, वैश्विक संस्था है। ये अभियानकारी संस्था है जो कि प्रकृति संरक्षण से संबंधित है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किया जा सकता है, कंपेनियन किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन देना है। यह सरकार और कंपनी से धन नहीं लेती है, क्योंकि ये अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहती है। क्योंकि धन लेगी तो स्वतंत्रता खोनी पड़ेगी। ये व्यक्तिगत संस्थाओं से धन ले सकती है। तो ये रहा अपना
पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन। कल हम लोग पर्यावरण प्रदूषण को थोड़ा सा देखेंगे। अगले अपना टॉपिक अगला है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, आज भर के इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।